नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी कौर। दर्शकों, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हंसराज जलूथरिया जी, जो कि मादीपुर विधानसभा से बीएसपी के उम्मीदवार चुने गए हैं। तो आइए जानते हैं उनसे किस एजेंडे के साथ वो मादीपुर विधानसभा का विकास करेंगे और उसमें चुनाव लड़ेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि मादीपुर विधानसभा में क्या क्या समस्या है, क्या अभी तक आपने अनुभव लिया है जनता में जाकर, जनता की क्या क्या समस्याएं ऐसी हैं जो आपके सामने आई है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है, क्योंकि सबसे पहले अगर मैंने राजनीति में आने का फैसला किया तो यहाँ की समस्याओं को समझने के बाद ही किया। अगर यहाँ समस्या नहीं होती तो मैं कभी जीवन में राजनीति में नहीं आता। मैंने यहाँ एक अनुभव किया, यहाँ सीवर की सबसे बड़ी समस्या है। सीवर लाइन यहाँ तो बहुत छोटी है, सही, या उसको समय समय पे साफ नहीं किया जाता, जिसकी वजह से आप मान नहीं सकते, जैसे एक व्यक्ति कीड़े जैसी जीवन जीता है। जब वह घर से तैयार होकर निकलता है तो उसके साफ जूतों में ये गंध लग जाता है। जब विद्यार्थी आते हैं तो बड़े गंदे तरीके से अपने घर में जाते हैं, उन्हीं हाथों से कई बार खाना खा लेते हैं, तो कई बीमारियों का भी इसमें जन्म होता है। जब मैंने मेरे क्षेत्र में ऐसी समस्या देखी कि सीवर लाइन की इतनी बड़ी समस्या और इसका इतने पिछले सालों से क्यों समाधान नहीं हो रहा, तो मुझे इसको दूर करने की वो इच्छा शक्ति पैदा हुई। लेकिन जब मैंने जाना कि इसको दूर करने के लिए राजनीति में आना जरूरी है, क्योंकि ये वहाँ के लोकल विधायक के कार्य होते हैं, उनको भी मैंने कई बार कोशिश की कि पर्सनली मैं उनसे बोलूं कि हमारी समस्या इनको दूर करें हमारे क्षेत्र की, बट उन्होंने कई बार आश्वासन दिया, बट किन्हीं कारणों से वो चीज़ें नहीं हो पाई। दूसरा, पानी इतना गंदा आता है जो कि हाइजीनिक नहीं है, और जब हम गंदा पानी पिएंगे तो हमारा कैसा शरीर बनेगा, कैसी बीमारियां उत्पन्न होंगी, आप सब समझ सकते हो। और यहाँ बहुत लोग बीमार रहते हैं उन्हें, लेकिन इसका कारण समझ नहीं आता। उन्हें लगता है कि शायद वो किसी और वजह से बीमार हो गए, जबकि इसका मुख्य कारण गंदा पानी पीना है। तो मैंने देखा है गंदे पानी की समस्या भी यहाँ के नेता ही दूर कर सकते हैं। यही इस प्रश्न को विधानसभा में उठा सकते हैं और अपनी इच्छा शक्ति से, राजनीतिक इच्छा शक्ति से इसको कर सकते हैं। एक वो मुझे समस्या लगी। जो तीसरी से मुझे समस्या लगी, यहाँ पर अलग अलग प्रकार का एरिया, मादीपुर विधानसभा, विभिन्न तरह के लोग रहते हैं। कई जगह आप समझ ले बिल्कुल निम्न स्तर के लोग रह रहे हैं, जिनका जीवन यापन करने के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, और कई अगर पंजाबी बाग जैसा एरिया देखे बहुत हाई प्रोफाइल लोग रह रहे हैं। तो अगर ऐसे में देखा जाए तो पूरी विधानसभा के लिए एक प्लान बनाना, एक रणनीति बनाना उचित नहीं है। तो जो मादीपुर के जो जगह है, इसको मुझे 4 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। जो एक बिल्कुल निम्न स्तर के है, उससे ऊपर, फिर औसत और सबसे ऊपर क्लास है। तो हम सबसे पहले हमें उन मुद्दों को उठाना पड़ेगा। शिक्षा की बड़ी कमी है यहाँ। जब बच्चा स्कूल से आता है तो उसके पास समय ही नहीं होता, कुछ जगह ही नहीं होती जहाँ जाकर वो अपना टाइम पास करे, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स फील करे। तो अगर हमारे पास अच्छी लाइब्रेरी होगी तो बच्चा वहाँ जाके जरूरी नहीं किताब अपनी सब्जेक्ट की पढ़े, कुछ अच्छी मैगजीन्स पढ़ सकता है, किसी के अच्छे लेख पढ़ सकता है, किसी की जीवनी पढ़ सकता है, उससे उसको बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब अगर मालिक ने मुझे मौका दिया, आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो कम से कम 1 या 2 लाइब्रेरी का मैं यहाँ निर्माण कराऊंगा। किस प्रकार होगा उसके लिए पूरी इच्छा शक्ति के साथ काम करूंगा। और अगर 2 लाइब्रेरी होंगी तो एक रुझान बनेगा बच्चों का, क्योंकि मैंने देखा बच्चा जब शुरू होगा तो वो हो सकता है वो मैगजीन पढ़ने जाए, धीरे धीरे देखे कुछ बच्चे एक अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, विषय की किताबें पढ़ रहे हैं, तो एक मेरे ख्याल से माहौल बदलेगा। तो तीसरी समस्या यहाँ पर इसकी है शिक्षा की, कि एक अच्छी लाइब्रेरी सबसे पहले होनी चाहिए। तो मैं कम से कम 1 या 2 लाइब्रेरी का मैं आपसे वादा करता हूँ, कोशिश करूंगा। जैसे कि जो समस्याएं हैं, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर सीवर की समस्या, जो हमने भी सर्वे किया, हमें पता चला है कि पानी की भी बहुत समस्या है। इन समस्याओं को अगर आप मतलब कि उम्मीदवार हैं बीएसपी से और आप यहाँ के नेता चुने जाते हैं, विधायक के रूप में आते हैं, तो फिर किस प्रकार इन समस्याओं को जल्दी से जल्दी निवारण करना चाहेंगे? ऐसा है, जैसे सीवर लाइन की समस्या है, ये भी एक बहुत गंभीर समस्या है। इसमें सबसे पहले जो मैं इमीडिएट कर सकता हूँ, जो सबसे जल्दी कर सकता हूँ, क्योंकि जो काम 15 दिन में सफाई का हो रहा है सीवर लाइन का, मैं कोशिश करूंगा हर 1 हफ्ते में सीवर लाइन साफ हो। उससे समस्या उसी वक्त सॉल्व हो सकती है, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। ये कुछ समय के लिए समस्या को हमने हल कर लिया। दूसरा, इसके साथ क्या होगा, लाइनों के साइज को, आकार को बड़ा करना, कि अगर बड़ी लाइन होगी तो उसमें पानी का फ्लो तेज होगा और उसमें कुछ जमेगा नहीं, और वहां पर सीवर की समस्या दूर होगी। तीसरा, इसके अंदर मैं ये सोच रहा हूँ कि इस लाइनें ही भी बदलने की जरूरत है। कुछ जगहों पे लाइनें बदलना बहुत जरूरी है, उनकी ऐसी खस्ता हालत है कि उससे पानी रिसकर हमारा जो भूमिगत जल स्तर है उसके अंदर भी वो पानी
पानी उसमें मिल रहा है और उससे काफ़ी बीमारियां पैदा हो रही हैं और जो प्रकृति उसको भी खतरा हो रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा जिन लाइनों पे बिल्कुल दुर्दशा हो गई है सबसे पहले उनको अपने उसमें लाएं संज्ञान में और सबसे पहले उन लाइनों को सही कराएं और जरूरत है उनको बदलने की तो उनको इमीडिएट बदलें। हालांकि लंबा कार्य होता है लेकिन फिर भी मैं सबसे पहले आता इस काम में लग जाऊंगा। दूसरा, जल की समस्या को दूर किया जाएगा, क्यों पानी गलत आ रहा है, इसके लिए पूरी टीम बैठाई जाएगी, स्थानीय लोगों का इसमें योगदान लिया जाएगा, किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्योंकि स्थानीय लोग मेरे से ज़्यादा अच्छा समझा सकते हैं। मैं स्थानीय लोगों की इसमें भागीदारी सुनिश्चित करूंगा कि वो लोग बताएं मुझे किस प्रकार की समस्या और उसको कैसे निवारण हो सकता है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा यहाँ के बुजुर्ग जानते हैं इस चीज़ की समस्या का समाधान कैसे। मैं उनका सहारा लूंगा, उनके आशीर्वाद से मैं इस समस्या को दूर करूँ। तीसरा, लाइब्रेरी के लिए मैं प्रयास करूँगा। और अगर मैडम अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कुछ और समस्याएं मेरे दिमाग में हैं। वृद्धों के लिए यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। वृद्ध पार्क में खुले में बैठे रहते हैं, कई बार बीमार भी हो जाते हैं, तो मैं वृद्ध आश्रम बनाने की प्रयास करूंगा। हमारे विधानसभा में 4 वार्ड पड़ते हैं, 01S, 02S, 03S, 04S। तो मैं वार्ड वाइज कम से कम 2 वार्ड से एक वृद्धाश्रम हो, कम से कम 2 वृद्धाश्रम यहाँ होने चाहिए। अगर मैं सिर्फ एक बनाऊंगा तो बड़ी दिक्कत ये रहेगी, क्योंकि बसई का अगर वृद्ध है वो यहाँ नहीं आ सकता, रोड क्रॉस करके काफ़ी दूर पड़ता है। तो 2 वृद्धाश्रम में से 2 में से एक इस तरफ बन जाएगा, मादीपुर और पंजाबा कवर कर जाएगा, और दूसरा रघुवीर नगर और बाली नगर और बसई कवर कर जाएगा। तो 2 वृद्धाश्रम यहाँ होने चाहिए। चौथा, यहाँ पर कई डार्क स्पॉट है मादीपुर विधानसभा में। डार्क स्पॉट्स का तात्पर्य ये होता है वो जगह जहाँ पर लूटपाट, चोरी और कई गलत हरकतें बार बार हमारे आम आदमियों के साथ हो जाती हैं। तो मैं इन डार्क स्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर चुका हूँ। इसमें मैं यहाँ के डीसीपी साहब से मीटिंग करके यहाँ पर कोशिश करूँगा कि यहाँ जो मादीपुर चौकी है उसको थाने में तब्दील किया जाए। यहाँ जो चौकी इंचार्ज है उनके साथ कई असिस्टेंस दिए जाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को आइडेंटिफाई कर सके कौन इस तरह की वारदात कर रहा है। तो मुझे लगता है इन वारदातों को भी रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम आदमी की जीवन को बचाना एक हर व्यक्ति का फर्ज होता है, और विधायक का तो ये सबसे ज़्यादा बनता है क्योंकि वो यहाँ चुनकर आता है। तो इसमें काम करने का मेरा प्लान है कि मैं समस्या को दूर करूँगा, और यहाँ क्राइम रेट सबसे कम होगा, मादीपुर सबसे ज़्यादा विकसित होगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग होंगे, सबसे ज़्यादा समझदार लोग होंगे। यहाँ क्राइम रेट में कोशिश करूँगा कम से कम हो। जैसा कि आपने मुद्दा उठाया कि मैं यहाँ का जो भी मादीपुर विधानसभा का क्राइम रेट कम करेंगे, तो मेन बात है यहाँ से जैसे कि देखा जा रहा है कई युवा बेरोजगार है शिक्षित होने के बाद भी, और कई ऐसे कार्य जो नहीं हो पाए अभी तक। जैसे कि युवा अगर कहते हैं ना कि रोजगार हो तो फिर क्राइम स्ट्रक्चर वहां से अपने आप घट जाता है। तो इस पर क्या आप जोर डालेंगे? सर, मैं इस पे ये मैडम आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर पहले तो जो एक नाला था हमारे यहाँ मादीपुर, जो ऑर्डिनेंस डिपो से चल के रघुवीर नगर की तरफ जा रहा है, इसको ढकने का कार्य किया गया और ये कार्य पूरा हो चुका है। फिर इस पर दुकानें बनाने का यहाँ पर प्लान था। मुझे नहीं पता किस वजह से ये चीज़ें फाइलों में अटकी हुई हैं। तो अगर हम यहाँ दुकान बना दें, यहाँ अगर शॉप्स को बना के अलॉट कर दिया जाए यहीं के लोकल लोगों को, तो उनको इसी स्थान पर काफ़ी रोजगार मिलेगा। तो सबसे पहले मुझे स्थानीय मुद्दे में मुझे समझ आ रहा है अगर रोजगार के अवसर पैदा करने हैं तो हम दूर ना ढूंढे रोजगार। अगर हमारे घर के आसपास ही रोजगार होगा तो हमारी एफिशिएंसी बहुत बढ़ सकती है, हमारी क्षमता बढ़ सकती है, क्योंकि व्यक्ति जल्दी से अपने घर जा सकता है, घर से दुकान आ सकता है आने जाने का टाइम। तो मैं कोशिश करूँ इस पूरे नाले पर कई कमर्शियल शॉप्स की अलॉटमेंट कराएं, सही इसको क्रिएट करें, और इसमें जो भी कानूनी बाधाएं आ रही हैं वो हम बैठकर बात करें। सही जो भी इसमें सरकारी जो प्रक्रिया उसके अंदर हम भागीदारी दिखाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मैं वादा करता हूँ यहाँ अगर कम से कम 400 से 500 दुकानें बनने का हमारे पास यहाँ स्पेस है। अगर 500 घरों को ये दुकानें मिलती हैं और एक व्यक्ति पर अगर 5 लोग निर्भर हैं तो कम से कम 25 लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलने की पूरी संभावना है। दूसरे स्तर पर जो अभी बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, तो जो लाइब्रेरीज हैं जिसका मेरा प्लान है कि लाइब्रेरियाँ होनी चाहिए, इन्हीं में कोशिश करेंगे इन बच्चों को कोई छोटे मोटे कार्य दिए जाएं ताकि वो पढ़ाई भी साथ लें और उनको कुछ रोजगार के अवसर पैदा हो। एक तो बात होगी, ये तो होगी एक तरह से रोजगार की। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो एक होता है ना, चुनावी स्तर का एक मुद्दा होता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। जो आजकल की हमारी बच्चियां हैं, आप भी देखते हैं कई वारदातें हो रही है पूरे देश में, तो आप क्या ऐसी कोशिश करेंगे कि पहले आपके क्षेत्र में ही इस चीज का सुधार हो, महिलाओं की पूरी सुरक्षा हो? इसमें पुलिस का कितना सहयोग लेंगे आप?
आपने काफ़ी अच्छा मुद्दा उठाया। पूरा देश इस आग से जल रहा है जैसा कि आप जानते हैं, और उससे कोई भी जगह अछूती नहीं है। तो मैं पुलिस से पहले मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा नैतिक कर्तव्य है, हम इसको खुद दूर करें। तो इसके लिए हमें अपने परिवारों को समझाना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को पहले अकेला ना छोड़ें कहीं पर भी, और किसी खास व्यक्ति को जब दे तो उसके पूरे चरित्र के बारे में जानकारी उसको दे। कई बार क्या होता है, हमारे बच्चों को हम किसी के भरोसे छोड़कर कहीं चले जाते हैं, यहाँ हमें है ना उसके तह तक जाना पड़ेगा, ये समस्या कहाँ से उत्पन्न होती है। तो पूरे विश्वसनीय व्यक्ति के हाथों में ही अपने बच्चों को छोड़ के जाएं। तीसरा, अपने बच्चों को ट्रेन करें। जो बच्चे बड़े हैं उनको बताएं कि बेटा कैसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। और जो हमारे बड़े बच्चियां हैं जिनकी उम्र 17-18 साल से है, तो हमें उन्हें पहले ही ट्रेन करना होगा, बेटा आप किस प्रकार के लोगों के साथ उठे बैठे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे बच्चे भूले होते हैं, सही उन्हें लोगों की समझ नहीं होती, हमें उन्हें ट्रेन करना होगा। अब इसके बाद सेल्फ डिफेंस की जरूरत पड़ती है। कई बार हम कि अपनी कोई भी गलती नहीं करते, लेकिन किसी और के ट्रैप में फंस जाते हैं, कोई और हमें साजिश करके हमें फंसा लेता है। उस वक्त अगर हमारी महिलाएं समर्थ होंगी, अगर हमारी महिलाएं मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, सेल्फ डिफेंस के अंदर एक्सपर्ट होंगी तो इमीडिएट उसका निवारण कर सकते हैं। इसके बाद पुलिस का रोल आता है, और उससे भी पहले मैं कहना चाहता हूँ एक चीज हो रहा है, उसके बाद आसपास के लोगों का रोल आता है। क्योंकि सबसे पहले पड़ोसी पहुंचता है। अगर हमारे पड़ोस के लोग जागरूक होंगे, हिम्मत वाले होंगे, इन समस्याओं के लड़ने के लिए एकजुट होंगे, तो वो पुलिस से भी पहले एक्शन ले सकते हैं। तो मैं अपने सारे युवाओं को ये कहना चाहता हूँ, अगर ऐसी समस्या आपको कहीं भी उठती हुई भी दिखे, शुरुआत होती हुई भी दिखे, तो उसे जड़ से काटे। ऐसे में इन लोगों के ऊपर एक कुठाराघात हम कर सकते हैं जो ऐसी मानसिकता रखते हैं। अब आता है रोल पुलिस का, क्योंकि अगर हम सारा काम पुलिस के ऊपर डाल देंगे तो हम इसका मतलब अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। हाँ, अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर ऐसी कोई भी शिकायत आपके थाने में आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें। अगर वो कार्रवाई नहीं करते तब हम उस पर एक्शन आगे डीसीपी साहब को बोलेंगे, और अगर वहां भी नहीं सुनते तो कमिश्नर साहब तक जाएंगे, वहां भी नहीं सुनते तो और जो भी बड़ी अथॉरिटीज है, अधिकारी है, उन तक जाएंगे। यहां आती है पुलिस की जरूरत। तो मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे थाने का प्रत्येक व्यक्ति को पता हो कि मादीपुर की जनता एकजुट है। अगर यहाँ छोटा सा भी क्राइम होता है तो सारे लोग थाने के बाहर आ जाएंगे, तब पुलिस का रोल आता है। तो अपने आप जब ऐसे एक माहौल बनेगा तो पुलिस भी सतर्क होकर अपनी ड्यूटी करेगी, हम लोग भी सतर्क होकर हम काम कर रहे हैं। तो ऐसी जितनी भी दिक्कतें आ रही है उसका मुझे लगता है एक सही तरह से निवारण हो पाएगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि किस प्रकार, किस एजेंडे से आप बीएसपी का मादीपुर विधानसभा में झंडा लहराएंगे? सबसे पहले तो मैं शिक्षा के तौर पे मादीपुर विधानसभा में ये झंडा फहराना चाहता हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा है शिक्षित बनो। उनके पहले शब्द थे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के, कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पहले शब्द थे कि शिक्षित बनो। तो अगर मेरा मादीपुर शिक्षित होगा तभी इसका विकास होगा। तो मेरा पहला एजेंडा है शिक्षा, दूसरा एजेंडा है यहाँ पर रोजगार, तीसरा एजेंडा है सीवर लाइन, चौथा एजेंडा है गंदा पानी कैसे दूर करे जाए, और जो पांचवा एजेंडा है यहाँ पर जो डार्क स्पॉट्स है, जहाँ क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, उसको आइडेंटिफाई किया जाए। छठा मुद्दा है लाइब्रेरी का, सातवां मुद्दा है वृद्धाश्रम का, हम वृद्धाश्रम बनाएंगे। एक और मुद्दा बहुत जरूरी है, यहाँ पर कई बार कई नेताओं ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, नारियल फोड़ा गया, कभी शीला दीक्षित जी के द्वारा, सही है, कभी किस नेता के द्वारा, लेकिन कभी हॉस्पिटल स्वरूप में नहीं आ पाया, सिर्फ विचारों में ही रह गया। तो मैं चाहता हूं अगर यहाँ पर 600 बेड का एक हॉस्पिटल वास्तव में जमीन पर वास्तव में बन पाया तो यहाँ के लोगों का बड़ा फायदा होगा। क्योंकि यहाँ जितने भी एडजेसेंट हॉस्पिटल है, इसके जो आसपास के हॉस्पिटल है, उनमें इलाज कराना एक गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, और दूर वो जा नहीं सकता, क्योंकि अगर एक व्यक्ति दूर हॉस्पिटल में एडमिट है तो जाने में भी बड़ा टाइम लगता है। तो क्यों ना मेरे मादीपुर विधानसभा में कम से कम 600 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का तात्पर्य हो गया इसमें हर तरह की बीमारियों का एक खास तरीके से इलाज किया जाए, अलग अलग उसके डिपार्टमेंट्स हों। तो 600 बेड का ये हॉस्पिटल, जो कि अभी सिर्फ ख्यालों में ही है, हर नेता आता है और इसका उद्घाटन करके वोट लेकर चला जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये क्यों फंसा हुआ है कागजों में ये हॉस्पिटल, उसको मैं बनाने का पूरा भरसक प्रयास करूँगा, और मैं बिल्कुल, मुझे ये आशा है कि मैं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे उसकी वजह, उसकी जड़ तक जाने की मेरे में हिम्मत है, मेरे में समझ है। अगर आप मुझे अपना आशीर्वाद देंगे तो मैं पक्का इस काम को करके दिखाऊंगा। तो देखना अब ये है दर्शकों, किस प्रकार मादीपुर विधानसभा से बीएसपी का झंडा फिरता है और किस प्रकार हंसराज जलूथरिया जी अपने देश को और अपने जो क्षेत्र को विकसित करेंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं।
और नोटिफिकेशन